बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर ही है, लेकिन उसकी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज में जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करेंगे। और ये मैंने पहले बता दिया था कि फर्स्ट ईयर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली एक्सरसाइज से लिए जाते हैं पेपर के अंदर फिजिक्स के, तो इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। हम पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि नेम ऑफ द सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना occurring in nature which serve as reasonable time standard। तो क्वेश्चन ये है कि चंद एक आपने फिनोमेना के नेम लिखने हैं जो कि रिपीटेटिव फिनोमेना हो, ठीक है, और ये नेचर के अंदर अकर हो रहे हों जिनमें टाइम स्टैंडर्ड जो है वो वाक़या हो रहा हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपीटेटिव फिनोमेना होता क्या है, पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो इसकी मैंने डिफाइन नीचे लिख दी है। रिपीटेटिव फिनोमेना दैट रिपीट इटसेल्फ, जो अपने आप को दोहराता है, रिपीट मीन दोहराता है, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल, इंटरवल ऑफ टाइम मीन कि कुछ वक्त या कुछ वक्फे के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो यानी कि ये वो वाला फिनोमेना होगा जो कि अपने आप को रिपीट करेगा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। तो ये बात तो क्लियर होगी है कि इसमें क्या होगा कि वो फिनोमेना बार बार हो रहा होगा, ठीक है, और अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। तो अब देखते हैं हम कि इसमें आगे उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं। क्योंकि उसने कहा था कि आपने रिपीटेटिव फिनोमेना के चंद एक फिनोमेना के नेम लिखने हैं। तो पहली एग्जांपल है लेटेस्ट वाइब्रेशन, यानी कि जो लेटेस्ट हैं उनकी वाइब्रेशन इन क्रिस्टल्स, यानी कि सॉलिड जो ऑब्जेक्ट हैं उनके अंदर जो लेटेस्ट होते हैं जो पार्ट है उनकी वाइब्रेशन, वो उसकी एग्जांपल दी जा सकती है। सेकंड एग्जांपल है रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, यानी कि चांद की रोटेशन, यानी कि चांद का रोटेट करना जमीन के गिर्द, वो भी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट हो जाता है। तो उसकी एग्जांपल भी हम इस शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है सनराइज एंड सनसेट, यानी कि सूरज का यानी कि तुलू होना और यानी कि सूरज का गरूब होना, वो एग्जांपल है। उसके बाद हम फोर्थ जो एग्जांपल है वो जो हमारे यानी कि चेंज ऑफ वेदर्स, यानी कि मौसमियाती तब्दीलियाँ या मौसम में जो तब्दीली आती है तो वो भी एक सर्टेन टाइम के बाद ही आती है। तो जो फिफ्थ एग्जांपल है लास्ट इसकी वो है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट या अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जमीन की अपने ही जो एक्सिस है उसके गिर्द रोटेशन। तो ये आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं 9th की फिजिक्स में भी कि जो जमीन है वो एक अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, तो उसकी रोटेशन भी इसकी एग्जांपल दी जा सकती है। तो ये था हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें बात हमेशा याद रखनी है कि रिपीटेटिव फिनोमेना होता क्या है, जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर सर्टेन टाइम या आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज द टाइम स्टैंडर्ड। वो कह रहा है कि इसमें क्या यानी कि ड्रॉबैक आ जाता है, क्या यानी कि गलत चीज हो जाती है अगर हम पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको स्टैंडर्ड टाइम बना दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, आपको पहले पता होना चाहिए कि एज वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय t is equal to 2 pi under small l over g। अब इसमें मैं लिख देता हूँ कि जो l है वो क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है। अब पेंडुलम जो है किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया होता है रस्सी के साथ, तो उसकी जो लेंथ होती है उसको l कहते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम भी आप इसको कह सकते हैं। और जो दूसरी है जी, ये होता क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसके बारे में आप पहले भी जानते हैं कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 9.8 होती है, तो इसको तकरीबन 10 लिया जाता है। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो इसका यूज किया जाता है, ये इसकी सिंपली वैल्यू ली जाती है और ये चेंज होती है। अगर जमीन की सरफेस से हम ऊपर जाएं या उसकी यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लेस को चेंज करें तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, ठीक है, और ये एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने कहा था कि ड्रॉबैक क्या है कि अगर हम टाइम पीरियड को सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड ले लें तो देखें इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एज वी नो दैट वो हो गया। अब इसमें एक चीज है, हमारा टाइम पीरियड आपको भी नजर आ रहा है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे। 2 हमारा कांस्टेंट है, जो पाई है वो भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 3.14
टाइम पीरियड है ये डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर भी और जी के ऊपर भी। और हमें पता है कि जो लेंथ है इसके बारे में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, आप सुन भी चुके होंगे कि लेंथ जो है वो चेंज होती रहती है। टेम्परेचर पे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ डिपेंड करती है, बेशक उसमें बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आए लेकिन लाजमी आता है। तो इट मींस कि जो लेंथ है ये चेंज होती रहती है, लेंथ चेंज विद टेम्परेचर। आप लिख सकते हैं एज लेंथ एल चेंज विद टेम्परेचर। तो इट मींस कि ये टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होती रहेगी, फिक्स नहीं है। और जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी डिपेंड्स ऑन स्मॉल जी, मीन के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तो एक और हम बात जानते हैं कि अगर हमारा टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है तो ग्रेविटेशनल जो हमारा एक्सेलरेशन है या ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी डिपेंड करता है ऑन एल्टीट्यूड। मीन के आप जमीन की सरफेस से जितना फासला बढ़ाते जाएंगे या फिर आप ऊपर से कम करते हुए जमीन के सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो इट मींस कि जी चेंज होता जाएगा। जमीन से सेंटर से दूर जाते हैं तो ये इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी हाइट पे हैं तो जमीन के सेंटर की तरफ आती है तो जी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। इट मींस कि जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसको कहते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये चेंज होता जाता है एल्टीट्यूड के लिहाज से। अब हमारा जो ड्रॉबैक है वो ये चीजें हैं कि हमारे पास ना तो टाइम पीरियड लेंथ के लिहाज से फिक्स किया जा सकता है, मतलब कि ना तो हम लेंथ को पक्का फिक्स कर सकते हैं, इनके कांस्टेंट नहीं रख सकते, वो भी चेंज होगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। और ना ही हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक जगह पे कांस्टेंट रख सकते हैं, वो भी चेंज होता रहता है। तो इट मींस कि हम टाइम जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को नहीं ले सकते। यही इसके दो ड्रॉबैक हैं। एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो हमारा टाइम पीरियड अगर हम ये लेते हैं तो ये डिपेंड करेगा लेंथ पे, और हमें पता है कि लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और जो ये हमारा टाइम पीरियड है वो जी पे भी डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा एल्टीट्यूड पे। इट मींस कि हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, वो चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज हो जाएगी और एल्टीट्यूड यानी कि प्लेस चेंज करने से भी चेंज हो जाएगी। इस वजह से हम यानी कि ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। ये हमारे लिए 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमने थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो ये है कि व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किलोग्राम एंड मोल। यानी कि ये क्वेश्चन ये है कि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के 2 यूनिट क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारे पास यूनिट जो है वो है किलोग्राम और एक यूनिट है मोल, तो ये दोनों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो क्यों करते हैं, तो इसमें क्या इनके फायदा है। तो 2 चीजें हैं इसके आंसर में, आपने 2 बातें याद रखनी है कि जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे इट मींस कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब भी हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो हम मोल यूज करेंगे। यानी कि जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल की बात आएगी तो हम मोल यूज करते हैं, और जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात आती है तो हम किलोग्राम यूज करते हैं। यानी कि जब भी आपके पास यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात आएगी तो तब आप यूज करेंगे किलोग्राम, सिंपल के केजी। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या फायदा है कि 2 यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो फायदा ये है कि हमें हर बार यानी कि एक जैसी यानी कि डील नहीं करना पड़ता है एक जैसे बात से। एक बार कई बार तो हमें क्वांटिटी ऑफ मैटर चाहिए होता है, ठीक है, तो उस वजह से जब भी हम किसी कैलकुलेशन में क्वांटिटी ऑफ मैटर चाहिए होगा तो हम किलोग्राम यूज करते हैं, ये फायदा है। दूसरा यूनिट मोल, उसके होने का ये फायदा है कि जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे मोल, और इसमें एवोगाड्रो नंबर यूज होता है जिसकी वैल्यू होती है, इसको कैपिटल एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 क्रॉस 10⁻23 तकरीबन। तो ये यानी कि जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे किसी कैलकुलेशन के अंदर तो तब हम मोल यूज कर सकते हैं, और जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है यानी कि
मादा की सारी क्वांटिटी, तब हम किलोग्राम यूज करेंगे। इसीलिए हमारे पास यानी कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी उसके 2 यूनिट होगी। ये था हमारा यानी कि सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 1.3 था, यानी कि पहले चैप्टर का तीसरा। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी। क्वेश्चन ये है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो उनके पास एक नीडल है और उसकी वो लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और जाहिर है वो लेंथ जिस इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करते हैं उसका लीस्ट काउंट उन्होंने दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, और 3 स्टूडेंट्स हैं तो अलग अलग रीडिंग उनकी आती है। तो एक की आती है 0.2145 मीटर और दूसरा स्टूडेंट है जो उसकी रीडिंग आती है 0.214 मीटर और जो तीसरा स्टूडेंट है उसकी रीडिंग आती है 0.21 मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सी रीडिंग करेक्ट है ये बताना है। क्वेश्चन ये था कि ये स्टूडेंट्स 3 हैं और ये उनके पास नीडल है, उसकी वो लेंथ कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है ऊपर। लीस्ट काउंट मिनिमम, लीस्ट काउंट का मतलब है कि मिनिमम जितनी वो लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं वो 0.1 मिलीमीटर थी। तो तीनों स्टूडेंट्स ने लेंथ की रीडिंग लिख ली। इनमें से करेक्ट कौन सा है हमने वो बताना है। तो सबसे पहले देखें, हमारा लीस्ट काउंट मिलीमीटर के अंदर है और जो हमारी रीडिंग आई है वो मीटर के अंदर है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमें अपने लीस्ट काउंट को इन रीडिंग के सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इट मीन्स कि हमें पहले लीस्ट काउंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये आंसर थोड़ा लिखता हूँ कि आप सबसे पहले उसकी लीस्ट काउंट को देख लें कि उसको कन्वर्ट कर लें कि तो ये था हमारे पास 0.1 मिलीमीटर L.C यानी कि लीस्ट काउंट, ठीक। तो अब इसमें मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है। तो 0.1 क्रॉस 10⁻³ मीटर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका मिली है वो 10⁻³ के इक्वल है। तो अब 10⁻³ को हटा दें तो आप इसको लिख सकते हैं 0.001 मीटर। अब ये बात यहाँ पे वाज़ेह हो गई है कि आपके पास लीस्ट काउंट भी मीटर में आ गया है और वो जो रीडिंग थी स्टूडेंट्स की वो भी किस में आ गई है, मीटर में आ गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि करेक्ट रीडिंग कौन सी है। करेक्ट रीडिंग डिपेंड करेगी इसके लीस्ट काउंट के सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो हमें पता है कि इसमें जो ये के सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने आ रहे हैं डिजिट्स, और रीडिंग में भी आप चेक कर लें कि उसमें कितने करेक्ट डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। उस लिहाज से हम करेक्ट आंसर बताएंगे। तो देखिए इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 1 2 3 एंड 4, और इसमें 1 2 3, और इसमें कितने हैं 1 एंड 2 ओनली। तो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो हम लिखेंगे डेसिमल के बाद, देखिए 1 2 एंड 3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो वाला होगा 0.214। इट मीन्स के यहाँ हमारे पास 0 के बाद 3 नंबर हैं और इधर भी लीस्ट काउंट में भी और इधर भी रीडिंग में 3 है। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जी। हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर साइंस का क्वेश्चन नंबर 5 है पहले चैप्टर का, वो सारा नहीं मैंने लिखा। तो उसमें उसने ये पूछा है कि ये एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो इसको आपने पहले बताना है कि ये स्टेटमेंट है कौन सी, एक्सपेरिमेंटली है या कि एनालॉग है। तो सबसे पहला जो इसकी बात लिखेंगे जो उसने पूछी हुई है कि इट इज एनालॉग स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि एक मुहावरा जिस तरह इंग्लिश में होता है बिल्कुल उसी तरह से, अ चेन इज स्ट्रॉन्गर एज इट्स वीकेस्ट लिंक। चेन का स्ट्रॉन्ग होना जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो उसके लिंक हैं उन पे। मतलब कि चेन जो है वो ज़ाहिर है बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे में कनेक्ट होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि चेन की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग होना, वो डिपेंड करेगा कि जो उसके लिंक हैं उनमें से जो कमज़ोर है उस लिहाज से डिपेंड करेगा। अगर तो सारे यानी कि लिंक स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग होगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अगर लिंक वीक है तो इट मीन्स कि वो वीक होगी। इट मीन कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी इन पे। तो इसका जो आंसर है वो ये था कि सबसे पहले कि ये एनालॉग स्टेटमेंट है, एक बात क्लियर होगी। और दूसरा कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग होने का जो डिपेंडेंस है वो डिपेंड करे किस चीज़ पे होगी, वो उनके लिंक पे होगी जो वीकेस्ट लिंक होगा। और इससे जो अगली बात है जो आपने याद रखनी है वो ये कि ये एक स्टेटमेंट है जो कि एनालॉग है, एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट नहीं है। तो आपने लाजमी लिखना है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा या एक्सपेरिमेंटल रीडिंग होगी वो एक्यूरेट होगी एनालॉग से या फिर जो हमने स्टेटमेंट कही है उससे। लेकिन हमेशा याद रखेंगे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, जो कि हम कहते हैं उसकी बनस्पत। तो ये था हमारा
5th क्वेश्चन। जो अब हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है स्टॉपवॉच से, ठीक है। तो उसने एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड बाय स्टॉपवॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर अकर इन। तो इस केस में किस तरह की एरर्स वाक़या हो सकती हैं। तो इसका ये आंसर है कि इसमें दो तरह की एरर्स आ सकती हैं। एक तो है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी जो है वो है रैंडम एरर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये था कि स्टॉप वॉच जो है अगर उससे हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारे पास किस टाइप की एरर उसमें आ सकती है। तो दो एरर, सबसे पहले जो इसका आंसर है कि वहाँ पे दो तरह की एरर वाक़या हो सकती हैं। एक तो सिस्टमैटिक एरर है, दूसरी है रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर होती है या ये सिस्टम में एरर होती है, यानी कि आप कह सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर हो सकती है। तो इस मीन्स के आप यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम की एरर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप अगर बार बार भी रीडिंग लेते हैं तो ये फिक्स एरर आपके पास आती जाएगी। इट मीन्स कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इसमें जो एरर गलती पाई जाएगी वो फिक्स होगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। दूसरी है रैंडम एरर। रैंडम एरर जिसकी वैल्यू हर रीडिंग में चेंज होती जाए। इट मीन्स कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और उसमें एक बार और वैल्यू आई है सेम कंडीशन रख के, अगली बार फिर और वैल्यू आई है, तो हर बार चेंज आता जा रहा है। तो इट मीन्स कि इसमें एरर जो होगी वो रैंडम एरर होगी। और रैंडम जो एरर है वो हमेशा क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। एक बार उसकी रीडिंग और आएगी, अगली बार और आएगी, ठीक है। और जो सिस्टम की एरर है वो फिक्स है, एक बार भी इतनी गलती आएगी, अगली बार भी उसमें उतनी ही गलती आएगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है और इसको दूर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यानी कि जो एरर है उसको दूर करके हम खत्म कर सकते हैं रीडिंग के अंदर। और जो रैंडम एरर है ये जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका इनएक्सपीरियंस होना बायस बन सकता है। तो इट मीन्स के अगर हम रैंडम एरर को खत्म करना चाहते हैं तो फिर इट मीन्स के जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इनएक्सपीरियंस जो है वो फैक्टर इफेक्ट करेगा इस पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये है कि मैंने लिखा नहीं है, वो कह रहा है कि क्या डायमेंशन एनालिसिस जो है हमारा हमने टॉपिक भी स्टडी पूरा किया था कि जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो डायमेंशन एनालिसिस है वो क्या हमें कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देता है। जिस तरह कि आपको पता है कि हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है और भी इस तरह के कांस्टेंट आते हैं, तो क्या उनके मतलब इंफॉर्मेशन देता है या नहीं देता। तो इसका आंसर सबसे पहले ये है कि जो भी आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा, पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू वो था कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास ये जो G था इसको कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इट मींस हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या डायमेंशन एनालिसिस जो है या डायमेंशन मेथड जो है वो इस कांस्टेंट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है नो। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डायमेंशन एनालिसिस से जो कांस्टेंट यूज हो रहा होगा एक्सप्रेशन के अंदर उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और इसकी हमेशा जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी या जो इसके मतलब इंफॉर्मेशन होगी वो एक्सपेरिमेंटल होगी, यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर जो एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं उनके लिहाज से इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी, ना कि डायमेंशन मेथड से। तो डायमेंशन एनालिसिस कोई भी इंफॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेटेड नहीं देता, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन जो होती है उसके रिलेटेड वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ही होती है। और हाँ, एक बात लाजमी आपने याद रखनी है कि जो डायमेंशन एनालिसिस है वो लाजमी इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन यूनिट के रिलेटेड देगा। किसके रिलेटेड देगा? जो यूनिट्स होते हैं या फिर यूनिट किसी भी वैल्यू के अंदर आता है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाजमी देगा। और जो कांस्टेंट होगा उसमें उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अगर ये इस फार्मूला की बात करें तो उसमें जी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलेगी। एक और फार्मूला आप लिख सकते हैं, P = 2 पाई √l/g। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। तो इसमें ये जो हमारे पास है ये है कांस्टेंट,
और इस की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशन एनालिसिस मेथड से नहीं मिलेगी। जिस तरह मैंने ये तो बता दिया कि हमारे पास ये जो जी है ये भी कांस्टेंट है और इसकी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलेगी। तो इट मींस कि डायमेंशन एनालिसिस आपको इंफॉर्मेशन देता तो है लेकिन यूनिट्स के रिलेटेड देता है और कांस्टेंट के रिलेटेड नहीं देता। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि क्या कांस्टेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, तो नो, कांस्टेंट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो अभी हमने हमारे 30 चैप्टर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन रह गए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में शामिल कर लेंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।